नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन साथ ही न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर एक खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज किन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले करेंगे उन टॉप लाइन्स का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर, जी हां, आज से कुछ नियमों में बदलाव किया जा रहा है और इन बदलावों का आप पर सीधा असर पड़ेगा। क्या इनका असर होगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हैं, क्योंकि आधार पैन कार्ड से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण बदलाव, एलपीजी सिलेंडर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बदलाव, रेलवे की तरफ से नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो बताएंगे इन सभी बदलावों के बारे में जो आज यानी कि 1 जुलाई से हो रहे हैं और आप पर खासा असर डालते हैं। इसी के साथ दूसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की ये दूसरी प्रमुख खबर, जहां थाने में उपद्रवी जो हैं वो उठक बैठक करते हुए नजर आए। दरअसल हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से उपद्रव मचाया था इलाहाबाद में, उसके बाद में अब पुलिस ने कई सारे लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में उपद्रवियों की उठक बैठक की ये वीडियो इस वक्त सामने आई है। आखिर क्या ये पूरा मामला था, और ये साथ ही ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे इस खबर के बारे में। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां बिल पर अब एलन मस्क का पलटवार, और सीधे तौर पर कहा है कि अगर ये बिल पास होता है तो वो अपनी नई पार्टी बना लेंगे। लेकिन आखिर ये बिल कौन सा है, किस बिल को लेकर ये पलटवार इस वक्त एलन मस्क की तरफ से किया गया है। एक समय में एलन मस्क काफी करीबी हुआ करते थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन अब धीरे धीरे बीच में, या यूं कहे कि दोस्ती जो है वो टूट गई और उसके बाद में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। आज की सबसे प्रमुख खबर आपको बता दें कि आज से कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की तरफ से कई सारे नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही राजधानी में पुराने वाहनों पर भी अब सख्ती नजर आ रही है। आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन खासतौर पर आज जो चर्चा में है वो है रेलवे की तरफ से जो बदलाव किए गए, और साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में पुराने वाहन जिनकी उम्र जो है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि जो पुराने वाहन डीजल वाले वाहन 10 साल हो चुके हैं जिनकी उम्र, और साथ ही पेट्रोल के वाहन को जिनकी 15 साल उम्र हो चुकी है, अब उन्हें डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और किस तरीके से इसकी निगरानी की जा रही है, ये तमाम चीजें बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं रेलवे की तरफ से किए गए महत्वपूर्ण बदलाव पर। तो तत्काल टिकट में ये महत्वपूर्ण बदलाव, जहां एजेंटों को पहले आधे घंटे बुकिंग की मंजूरी अब नहीं है। हालांकि पहले की अगर हम बात करें तो पहले ये मंजूरी दी जाती थी और एजेंट जो है पहले ही अपनी टिकट बुक कर लेते थे अपने, और साथ ही क्लाइंट्स की भी। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए भी आधार ओटीपी जो है वो इस वक्त अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही सबसे एक महत्वपूर्ण बात, ट्रेन के चलने से 8 घंटे पहले ही रिजर्वेशन का जो फाइनल चार्ट है वो अब बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि अभी तक मात्र 4 घंटे पहले बनता था। अभी ये रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले आपको मिलेगा। वेटिंग टिकट पर भी लिमिट सीमा जो है वो तय कर दी गई है, यानी कि जितनी टोटल टिकट्स हैं उनका 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट अब जारी नहीं किए जाएंगे। तो ये वो महत्वपूर्ण बदलाव जो कि रेलवे की तरफ से किए गए हैं। लेकिन रेलवे के अलावा अगर हम देखें तो देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल वाहनों पर जो पुराने वाहन हैं उन पर रोक लगाने के लिए नए नियम आ चुके हैं। क्या है ये नए नियम और किस तरीके से काम होगा वो भी आपको बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर जो वाहन है, जिन वाहनों को, जो पेट्रोल वाहन है 15 साल उनकी उम्र हो चुकी है, उसके बाद में अब दिल्ली में ना तो उनकी प्रवेश है और ना ही उनको पेट्रोल दिया जाएगा। और अगर ऐसी कोई भी वाहन, ऐसी कोई भी गाड़ी अगर नजर आती है तो सबसे पहले उसका चालान करके जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स पर भी। तो सीधे तौर पर जो डीजल वाहन है उनकी उम्र 10 साल, और साथ ही जो पेट्रोल वाहन है उनकी उम्र 15 साल। इसके साथ ही पैन कार्ड बनवाने का जो नियम है उसमें भी बदलाव हुए हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पैन कार्ड के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिनके पास में दोनों चीजें। इसके साथ ही 15 सितंबर 2025 तक आईटीआर भर सकते हैं। आईटीआर दाखिल करने की बात हम आपको बता रहे हैं, जिसमें थोड़ी अब और मोहलत दी गई है। पहले 31 जुलाई 2025 अंतिम तिथि थी, लेकिन अब ये तिथि बढ़ा करके 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तो सीधे तौर पर जो लोग आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उनके लिए सीधे तौर पर ये राहत भरी खबर है। उन्हें अब और मौका मिल जाएगा। 31 जुलाई के बाद वो अब 15
सितंबर 2025 तक अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही पैन कार्ड बनवाने का जो नियम है उसमें भी एक छोटा सा बदलाव किया गया है। पैन कार्ड के लिए अब आधार कार्ड जो है उसे अनिवार्य कर दिया गया है और जिनके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट हैं उन्हें अब इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक करना बेहद जरूरी कर दिया गया है। पहले जो है वो वैध पहचान पत्र और साथ ही जन्म प्रमाण पत्र की ही आवश्यकता होती थी, लेकिन अब आधार कार्ड भी अनिवार्य इसमें कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर यह महत्वपूर्ण बदलाव पैन कार्ड बनवाने के नियम से भी किए गए हैं। इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर की अगर हम बात करें तो वो है महंगाई से जुड़ी हुई, और महंगाई में बड़ी राहत आमजन को कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आई है। तो ये तो बात रही ITR की, लेकिन इसके साथ ही महंगाई की अगर हम बात करें तो LPG सिलेंडर अब सस्ता हो गया है। जी हाँ, और 1-2 रुपए नहीं बल्कि 50 रुपए से ज्यादा LPG सिलेंडर के जो दाम है वो कम हुए हैं और लगातार चौथे महीने इन दामों में कटौती की गई है। खास तौर पर अगर हम देखें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर में की कीमतों में ये गिरावट देखने को मिली है। घरेलू LPG की कीमतों में हालांकि कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उनमें ये बदलाव किए गए। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त दिल्ली का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है। ये नमाजवादी बाबा साहब का संविधान नहीं चाहते हैं। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान का सम्मान भी नहीं करते हैं। इनको तो चाहिए केवल शरिया कानून, इनको चाहिए हलाला। इनकी समझ है कि केवल एक धर्म विशेष का सशक्तिकरण होगा, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दलित, महिला, पिछड़ा समाज इसका सशक्तिकरण हो, इसका नाश करने के लिए कोई आगे आ रहा है तो यह कहना गलत नहीं होगा वो RJD और तेजस्वी यादव हैं। तो मैं इस मंच से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप शरिया 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 करो और भारतीय जनता पार्टी संविधान 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 की बात करेगी। यह बड़े दुख की बात है जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, हम सब जानते हैं यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के लिए इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल, तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी आया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो गए। और यह कहना गलत नहीं होगा, जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और यह स्पष्ट हो गया है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम करो, सांप्रदायिकता के बीज बो दो। सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं ये लोग। मैं सवाल पूछता हूं तीसरा, क्या तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां पे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हो, रोजगार पे, विकास पे, कानून व्यवस्था पे? नहीं, तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां बात हो रही थी शरिया कानून लागू करने की, जहां हमारे संविधान के तहत एक कानून पारित हुआ और उसको कूड़ेदान में डालने की बात हो रही थी। तो एक बात जान लीजिए तेजस्वी यादव, बिहार की जनता, भारत की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि जो बाबा साहब का संविधान और हमारे संसद के पारित कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, उनकी सांप्रदायिक राजनीति को कूड़ेदान में डाल दिया जाए, यह सुनिश्चित होगा। एक सवाल जो कल से लाखों लोग पूछ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र में किसी की हिम्मत कैसे होती है कि वो संविधान को तार तार करके शरिया की बात मंच से करे? तो हमने भी थोड़ी रिसर्च करी, समझ में आया ये जो घमंडिया कहें, महाठगबंधन कहें, इनकी सोच ही संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी। और ये तस्वीर एक आई, ये कुछ दिन पहले की ही है। हमारे लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिन्होंने पिछड़े शोषित वर्ग के सशक्तिकरण का मार्ग खोला। उनकी तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के सामने रखी है और लालू प्रसाद यादव ने चू नहीं करी।
उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। हमारे लिए अंबेडकर जी पूजनीय हैं। और क्या आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने इस दुष्कर्म के लिए, इस कृत्य के लिए माफी मांगी है? उत्तर है नहीं। यही स्पष्ट करता है कि महाठगबंधन घमंडिया की सोच संविधान विरोधी है और इनका केवल एक मकसद है, शरिया कानून को लागू करना। और देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उससे पहले भी एक तस्वीर और है। ये जंगल राज आरजेडी के साथी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं। वो बैठे हैं आराम से ठाट से कुर्सी पर। नीचे तस्वीर है बाबा साहब अंबेडकर जी की। यह केवल एक मामला नहीं था, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। कहानी एक प्रयास की जिसमें यह भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। इनकी सोच इतनी जहरीली है कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक और तथ्य बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सभी घमंडिया के घटक दलों ने स्वीकारा था। आप याद करिए उसमें क्या लिखा था। उसकी रूपरेखा भी बिल्कुल ऐसी ही थी। शरिया कानून को लागू करेंगे, पर्सनल लॉज लागू होंगे, आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जाएगा जो गैर संवैधानिक है। मैं आपको प्रश्न बता सकता हूं, लेकिन केवल इतना ही कहूंगा, ये जो जहरीली सोच है इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन इनके जहरीले मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। और इसी के साथ जब बिहार की जनता तेजस्वी यादव को यह नहीं कहती कि वो समाजवादी नेता प्रतिपक्ष है, बल्कि वो कहती है कि ये नमाजवादी शरिया प्रेमी है, और वो भी 9वीं फेल। इसकी वजह है, क्या तेजस्वी यादव को यह नहीं चाहिए कि वो और किसी के बयान सुने ना सुने, जनता के मन की आवाज को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आरजेडी के सर्वोच्च नेता अपने पिताजी चारा घोटाले में दोष सिद्ध लालू प्रसाद यादव जी का वक्तव्य तो सुने। लालू प्रसाद यादव जी ने संसद के पटल पर 7 मई 2010 को क्या कहा था, ये उनके शब्द हैं, शब्दशः आपके समक्ष रख रहा हूं। वक्फ बोर्ड ने सरकार और आम लोगों दोनों की जमीन हड़प ली है।
इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून की जरूरत है। भू माफियाओं का अड्डा है वक्फ बोर्ड, ये लालू प्रसाद यादव जी कह रहे थे भाई। अब आप मुझे बताइए, लालू प्रसाद यादव जी स्वयं मानते थे वक्फ बोर्ड भू माफियाओं का अड्डा है। वक्फ कानून में संशोधन किए गए, सुनिश्चित किया गया कि मुसलमान जो बोहरा समाज से आते हैं, आगा खानी हैं, उनका भी सशक्तिकरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, पारदर्शिता बढ़े, एक समानता आए। तो इस पे अगर तेजस्वी यादव भड़काऊ सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, इसका केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है समाज को बांटना। अगर आज हमारी सरकार बिहार में विकास की बात करती है तो ये शरिया कानून की बात करते हैं। अगर हम बताते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो ये कहते हैं कि नहीं, बहु विवाह महिला सशक्तिकरण का रास्ता है। ये कहते हैं हलाला ठीक है, आरक्षण होगा तो धर्म के आधार पे होगा। दलितों का, पिछड़े समाज से जो भाई बहन आते हैं उनका हक छीन कर, जैसे कर्नाटका में किया, हम केवल मुसलमानों को दे देंगे। ये सवाल संवैधानिक है, सुचिता के हैं, और ये बिल्कुल पूछा जाएगा। क्या आज जो विपक्ष है बिहार में, तेजस्वी यादव है, ये मुद्दा विहीन है? क्या इनके पास सरकार से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है कि ये केवल शरिया और शरिया की बात कर रहे हैं? मैं बस इतना ही कहूंगा, जंगल राज को बिहार की जनता, देश की जनता देख चुकी है और नकार चुकी है। और ये जो लड़ाई है संविधान को बचाने की, आगे बढ़ाने की, जंगल राज को नेस्त नाबूद कर देने की, ये लड़ाई पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवालों के लिए हम फ्लोर को ओपन प्रज्ञा जी, आई टेक दैट क्वेश्चन, बट आज की पीसी पे अगर कोई प्रश्न हो तो पहले वो लेना चाहूंगा, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। इससे पहले भी कुछ ऐसे जब कानून पारित हुए तो हमने देखा था कि प्रदर्शन हुआ था, सीए पर फैलाने की कोशिश की गई थी। इंडिया गठबंधन के जितने भी और साथी हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, वो भी अलग अलग राज्यों में देखे तो कुछ नेता बयान देते हैं, जो कहता था तेजस्वी गठबंधन भी है। तो क्या कहना है, सारे इंडिया गठबंधन के लोग एक कानून जो संसद से पारित हुआ उस कानून के खिलाफ में? देखिए, आभार आपका, आपने ये प्रश्न पूछा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक विकास का मॉडल है एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, दूसरी तरफ जंगल राज और अराजकता का मॉडल है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे घमंडिया हो। और अगर संसद में पारित कानून कोई प्रदेश की सरकार कहे कि हम लागू नहीं करेंगे, तो क्या ये संविधान का सम्मान है? तेजस्वी यादव जी संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की जो मूल भावना है उसकी रक्षा करूंगा, और उनकी हिम्मत कैसे पड़ती है, वो कहते हैं
जो कानून संविधान के तहत पारित हुआ, जो अभी लागू है, जिस पे सर्वोच्च न्यायालय ने भी रोक नहीं लगाई है, उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। और ये अराजकता का मॉडल, अगर मैं एक और उदाहरण दूं, अब याद करिए, इसी तरह से सीए लागू हो गया। ममता बनर्जी ने कहा था सीए हम लागू नहीं करेंगे और देश में गृह युद्ध हो जाएगा। आप सोचिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो टीएमसी हो, तमाम विपक्षी दल ऐसे हैं, ये संविधान को तार-तार करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई और क्वेश्चन, कोई और सवाल? ऐश्वर्या जी। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, बिल्कुल थर-थर कांप रहे हैं। इनको जो जमीनी फीडबैक आ रहा है, ये जान गए हैं कि बिहार में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया है कि मुसलमानों का जो वोट है, जिनको ये अपना वोट बैंक मानते हैं, उसको जोड़ लिया जाए, चाहे समाज टूट जाए, चाहे सांप्रदायिक दंगे हों, चाहे सौहार्द बिगड़े, लेकिन एक बात स्पष्ट है, एक नया कीर्तिमान बनेगा। बिहार में पुनः बीजेपी और एनडीए की सरकार बनेगी। और जैसा मैंने कहा, नमाजवादी शरिया प्रेमी तेजस्वी यादव कोई बयान दे ले, कितना भी तुष्टीकरण कर ले, कमल ही खिलेगा, एनडीए की सरकार ही बनेगी बिहार में। तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को आपने सुना, जो सीधे तौर पर आरजेडी तेजस्वी यादव और साथ ही लालू यादव पर हमलावर होते हुए नजर आए। दरअसल बीते अभी हाल ही में जिस तरीके से कमेंट किया गया संविधान को लेकर और साथ ही वक्फ कानून को लेकर, उस पर सीधे तौर पर हमलावर होते हुए गौरव भाटिया नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खुद को समाजवादी बताने वाले लोग जो हैं वो संविधान का ही सम्मान नहीं करते हैं, सिर्फ शरिया कानून ही लाना चाहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।